नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टुडे इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 11 बैड डेट्स एंड अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल्स। ये जो मैंने हाईलाइट कर दिए ये सारे चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन। पार्ट बी का एक चैप्टर है ये एक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। और हो सकता है बैड डेट्स की कुछ चीजें रह जाए तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जब थर्सडे को क्लास होगी तो कंटिन्यू करेंगे उसको और फिर इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट की तरफ जाएंगे। तो ये चैप्टर 11 लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था। थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, बैड डेट्स एंड अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल। मैंने कहा था दो चीजें हैं इसमें, एक होता है बैड डेट्स, एक होता है डाउटफुल डेट्स। मैंने लिखा भी है, देख सकते हैं आप, बैड डेट्स के नीचे बैड और अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल के नीचे डाउटफुल डेट्स। बेसिकली जब आप बिजनेस करते हैं आज के दौर में, एक बात तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर बिजनेस आपका ऑन क्रेडिट हो रहा है, यानी किस पे हो रहा है, उधार पे हो रहा है। और दूसरी बात वो ये है कि जब आप बिजनेस करते हैं क्रेडिट पे तो उसका एक वन ऑफ द बेनिफिट ये होता है कि आपके पास कस्टमर ज्यादा आते हैं। लेकिन याद रखें, कस्टमर ज्यादा आएंगे क्योंकि आप बेनिफिट उस कस्टमर को दे रहे हैं, आप क्रेडिट का ऑप्शन कस्टमर को दे रहे हैं, तो नो डाउट कस्टमर तो आपके पास ज्यादा आएंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इतने सारे अमाउंट को रिसीव करना, रिकवर करना, ये भी आपके लिए एक शायद सम टाइम प्रॉब्लम भी उसमें आ सकती है। देखिए मैंने उस दिन भी एग्जांपल दी थी, अगर एक बंदा सिर्फ कैश पे सेल करता है, सही है ना, और उसी का कॉम्पिटिटर जो उसके साथ ही उसकी भी शॉप है वो क्रेडिट का बिजनेस करता है, तो कस्टमर ज्यादा किसके पास जाएंगे? जाहिर सी बात है, कस्टमर को तो जो ज्यादा फैसिलिटेट करेगा कस्टमर वहीं जाएगा, बोलेगा यार आप तो मुझे कैश पे बोल रहे हो, कैश तो मैं तो अभी नहीं दे सकता, ये बंदा तो मुझे बोल रहा है 2 महीने बाद पैसे दे देना। तो वैसे भी आज के दौर में बड़े लेवल पे जब बात की जाए, कॉर्पोरेट लेवल पे जो आपका बिजनेस हो रहा है ऑलमोस्ट वो सारा किस पे हो रहा है, ऑन क्रेडिट। दूसरी बात ये है कि जब आप क्रेडिट पे सेल करते हैं तो कैश मिला नहीं होता, हम कैश को डेबिट नहीं करते, किसको डेबिट करते, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। ये जो मैंने पहली डबल एंट्री बनाई थी, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये इस टॉपिक का पॉइंट ऑफ स्टार्ट कहलाता है। दिस इज द पॉइंट ऑफ स्टार्ट ऑफ दिस टॉपिक। आपकी सेल जब क्रेडिट पे हो, एक बंदा कहता है नो क्रेडिट ओनली कैश, तो उसके पास अकाउंट रिसीवेबल डेबिट का सील, वो जब भी सेल करेगा कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट कैश डेबिट, तो उसके लिए ये टॉपिक नहीं है, उसके लिए ये टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक उनके लिए है जो अपना बिजनेस किस पे करते हैं, ऑन क्रेडिट, उधार पे करते हैं। तो जब आप अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करते हैं तो याद रखें उस अकाउंट रिसीवेबल में बिल्कुल ऐसा होता है कि बहुत सारे आपके कस्टमर जो है वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को फेस करते हैं और वो अपनी अमाउंट को पे नहीं कर पाते। तो जब वो आपकी अमाउंट को पे नहीं कर पाते, कोई भी मसला आ जाए, कोविड में कितने इश्यूज हुए लोगों के साथ, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे, तो बहुत सारी सिचुएशन है, कस्टमर अनएबल टू पे हो जाए, कस्टमर बैंकरप्ट हो जाए, कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाए, कस्टमर डिफॉल्ट कर जाए, कस्टमर की खुदा न खास्ता डेथ हो जाए। देयर आर सो मेनी रीजंस जिसकी वजह से बिजनेस में आपका पैसा डूब सकता है। इस टॉपिक में बेसिकली फोकस जो हमारा होगा ना वो ये होगा कि हमारा रिसीवेबल में कितना पैसा हमारे लिए बैड है या कितना पैसा हमारे लिए वेरी गुड डाउटफुल है। देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स, बैड डाउटफुल, बैड डेट्स डाउटफुल डेट्स। बैड डेट्स उस वक्त कहते हैं जब कस्टमर की डेथ हो जाए। मैं आपको देखिए एक स्क्रीन पे शेयर करता हूं और ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट है ना वो और अच्छा क्लियर हो जाए। इसमें असल में अगर हम बात करें बैड एंड डाउटफुल डेट्स की तो ये देखिए, ये स्क्रीन पे नाज़रीन आप देख रहे हैं इस वक्त बैड एंड डाउटफुल डेट, और इसमें अगर आप थोड़ा सा यहाँ चले जाए, अभी क्या लिखा हुआ टॉप पे देखिए सर, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम रिसीवेबल।
फॉर विच एडजस्टमेंट माइट बी रिक्वायर्ड। दो किस्म की आपके पास कैटेगरीज है जिसको हम कहते हैं कि शायद आपका रिसीवेबल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। देखिए टॉपिक का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बैड डेट्स अलाउड फॉर रिसीवेबल। यानी ये टॉपिक क्या इन्वेंट्री का पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक क्या हम कोई इक्विपमेंट का पढ़ रहे हैं? नहीं, इन्वेंट्री का हमने IAS 2 पढ़ा था, इक्विपमेंट के ऊपर IAS 16 पढ़ा था, इंटेंजिबल एसेट का IAS 38 पढ़ा था, प्रोविजन का IAS 37 पढ़ा था। तो भाई हम जब जिस टॉपिक पे होते हैं उसी टॉपिक की बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ते थे तो उस वक्त ये बोलते थे बैड डेट्स हो गए पैसे। नहीं, बैंक रिकंसिलिएशन में बैंक में चेक आ गया, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, हमने चेक रिकॉर्ड कर दिया, बैंक ने रिकॉर्ड हमने इशू कर दिया, बैंक के पास नहीं पहुंचा, अनप्रेजेंटेड चेक, वो बैंक ने बैंक चार्जेस माइनस कर दी। तो याद रखें टॉपिक का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस टॉपिक का नाम क्या है, बैड डेट्स रिसीवेबल। मतलब जनरली अगर आप इस टॉपिक को लेके पढ़ेंगे ना तो और अच्छा समझ में आएगा। भाई ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है, माशाल्लाह आप लोग तो समझदार हैं, तो बच्चे तो है नहीं। अब मैं आपको बोलूं मैंने उधार पे लोगों को जो है अपनी प्रोडक्ट बेची है तो आप बोलोगे सर इसका मतलब है पैसे आपको भी मिले नहीं, पैसे मिलने हैं। अब उस पैसे मिलने में क्या क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता हर बिजनेसमैन जो पैसा उसको रिसीव करना है वो सारा ही डूब जाएगा तो उसको लोग बिजनेस करना ही छोड़ देंगे। ये बेसिकली सम टाइम होता है। 1000 कस्टमर है, 2 कस्टमर खुदा ना खास्ता बैंकरप्ट हो जाए, हो सकता है नहीं हो सकता है? ये कंडीशंस फिक्स नहीं कह सकते, ये कह सकते ये कंडीशन जो है ना समझाने के लिए सर्कमस्टेंसेस है, समझाने के लिए दीज आर द पॉइंट्स। तो बात ये है कि कस्टमर जहाँ आपके बहुत सारा, मैं आपको ऐसे नहीं मिसाल दूं, मैंने तो कितने देखे कई स्टूडेंट यहाँ आते और एडमिशन लेते, मेरा ख्याल है हमारी क्लास में भी शायद होगा ऐसा स्टूडेंट जिसने एडमिशन लिया होगा, एडमिशन फीस जमा करवाइए, बहुत सारी क्लासें भी ली, इंस्टॉलमेंट में फीस देनी है, सारी क्लासें लेने के बाद आखिर में गायब छोड़ दिया IC में। अब IC में उसको पूरे 6 महीने तक सर्विस दे दी, IC में उसको सारी कोचिंग प्रोवाइड, उसने अपनी फीस जमा नहीं करवाई, बैड डेट्स हो गए, रिसीवेबल था। इस क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको IC में को भी फीस देनी है, वो IC में का सारा क्या है, रिसीवेबल है भाई, रिसीवेबल है, हाजा रिसीवेबल। तो याद रखिए वो जो रिसीवेबल है वो किन किन सूरतों में डूब सकता है। कस्टमर आपका आउट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया, कुछ बच्चे आते हैं एडमिशन लेते, कुछ क्लासेस लेते, बाद में कहीं और एडमिशन हो जाता है छोड़ देते, ठीक है ना। कुछ बच्चे आते थोड़ी सी फीस जमा कराइए बाकी फीस रह गई वो नहीं जमा करेंगे, बैड डेट्स हो गए। मतलब बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है जिस पर हम देखते हैं कि हमारा पैसा डूब सकता है। तो अब ये 2 प्रॉब्लम है, नंबर 1 इज व्हाट, बैड डेट्स आल्सो नोन एज इनरिकवरेबल डेट्स या रिसीवेबल्स। ये बैड डेट्स क्या होता है, जब आपको बिल्कुल उम्मीद ही खत्म हो जाए, यानी अब ये पैसे आपको कस्टमर हैज गॉन बैंकरप्ट, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया ये बंदा बैंकरप्ट हो गया, कोर्ट ने बोल दिया इसके पास कुछ भी पैसा अनएबल टू पे, खत्म हो गया ये बंदा, इसके हमने सारी तहकीकात कर ली है। अब ये आपके पैसों की आप फातिया पढ़ लें, ये पैसे आपको इसको राइट ऑफ करें, इसको क्या कहते हैं राइट ऑफ, मतलब स्विच ऑफ कर दो बस, बटन बंद कर दो, तो राइट ऑफ। तो कहते हैं a bad debt is an amount owed by a customer that the business believes it will never be able to collect, कि वो पैसे आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। Examples of circumstances that might lead to the conclusion that a receivable is irrecoverable include। कब हम कहते हैं कि ये पैसा बैड हो गया, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान में रखिए 2 चीजें हैं, नंबर 1 इज, नंबर 2 इज, दोनों अलग अलग है। भाई आपको 10 लोगों से पैसे लेने, सही है, एक बंदे से 1 लाख रुपए लेने, अब वो बंदा खुदा ना खास्ता उसका इंतकाल हो गया, उसके मुरसा के पास वसाइल नहीं है, तो क्या आपको पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। दूसरी बात, वो बंदा बैंकरप्ट हो जाए, बैंकरप्ट का मतलब बिल्कुल जीरो पे आ गया, दिवालिया हो गया इसका, होता है कारोबार में, कितने हम सुनते केसेस यार, ठीक है ना। अक्सर ड्रामों में मैं अल्फाज सुन रहा हूं, तो बीते वो ड्रामा आ रहा था, वो शायद आपने देखा हो गोहर के नाम से, वो ठीक है गोहर वाला ड्रामा कौन सा था वो, तो देखा था आपने, नहीं देखा, एयरवेव पे आ रहा था यार, नन, हाँ यस। तो उसमें वो जो साकिब और वो उसका एक दूसरा भाई था,
क्या नाम था, एक तो साकिब नाम था, एक का, एक भाई का नाम साकिब था और दूसरे का भी नाम था, मैं भूल गया। बहरहाल अब बात ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे असल में, मैं तो ना अल्फाज पिक करता हूँ, क्योंकि मेरी ये फील्ड है ना, तो मैं भी कभी कभी देखिए, अब भाई मैं तो यकीन करें, रोटी भी खरीदता हूँ ना बाज़ दफा, वो रोटी वाले अखबार में कंपनीज के अकाउंट छाप रहा था, मैं उसको ही पढ़ना शुरू कर देता हूँ, वो मेरी रेलिवेंट फील्ड है। तो मैंने उस ड्रामे में बाकायदा एक वर्ड सुना था, किसी किस के दौरान साकिब और ये इनकी फैक्ट्री में आग लग जाती है और अचानक ये लोग घर से उठ के भागते हैं, तो आपस में बातें करते जाते हैं, गाड़ी में दिखाने जा रहे, बोलने यार कि ऐसा नहीं, हम लोग बैंकरप्ट नहीं हो जाए, हम लोग बैंकरप्ट नहीं हो जाए। भाई अभी देखो ना, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी फरमाए। मैं बार बार कहता हूँ, अभी पिछले दिनों कराची में कितने वाकयात हुए, सबसे बड़ा सानी जो अभी कोऑपरेटिव मार्केट में हुआ, बेचारे लोगों को कितने नुकसान हुए। मुझे मेरे भाई ने बताया कि उसकी, मेरे भाई भी मार्केट में दुकान है कपड़ों की ना, तो जामा क्लॉथ में, तो उनके आस पड़ोस में भी सब मार्केट में कपड़ों की दुकान है। तो भाई ने बताया कि यार हमारे उसमें जानने वाले, उनका कजन वजन कोई था, उसने 2 दिन पहले ही पता नहीं ये करोड़ का कितने का माल लिया था बेचारे ने, उसका बेचारे का ऑलमोस्ट। अब आप देखिए, इंसान नहीं सोच सकता कि बहुत सारी चीजें ऐसी है अचानक जो है ये मामला। मैं, आप भी जानते होंगे यार, ये कोविड के बाद ट्रैवल एजेंसीज को बहुत इम्पैक्ट आया था, ट्रैवलिंग रुक गई थी यार। तो याद रखिए, ये कुछ चीजें ऐसी होती है आपके, देखिए 2 किस्म के रिस्क होते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक, एक होता है अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक रिस्क हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बारिश हो जाए हमारे कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारे मामला है जो पार्ट ऑफ सिस्टम है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ये चीजें चल रही है, पता नहीं कहां तक सच है झूठ है, अल्लाह सबको बचाए। तो कभी कहते हैं वो पता नहीं ओमिक्रॉन आ गया, कभी कहते हैं वो कोविड आ गया। अब देखिए, कल तक बड़ी खबरें चल रही थी सिंध की हुकूमत का, वफाक की हुकूमत का, कल कोई फैसला होने जा रहा है। अब कल उन्होंने, आपने सुना रात को क्या न्यूज दी है, मैसेज नहीं पढ़े आप लोगों ने? कल मैसेज आया कि कल उन्होंने, वैसे तो सुनने में आया था कि लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं, और पहले तो खबरें आ रही थी कि वो होने वाला है। कल उन्होंने जो खबरें दी है, जो मेरे पास आई है, शायद आपके पास भी आई हो, कि वो अब सिंध हुकूमत भी, वफाक दोनों ने यूटर्न लिया है, वो कह रहे हैं कि अभी हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई खतरा, हम लॉकडाउन की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जा रहे। लेकिन मुझे तो इनकी इसके अंदर भी चाल नजर आती है जी। ये यूटर्न लेके फिर बोलते थे कि हमने तो मना कर दिया था, हमने तो कहा था सब चीजें सही है, लेकिन अब वो अचानक, हकीकत में आपको तो ऐसे ही होता है, पेट्रोल की प्राइस थोड़ी सी कम करके फिर बढ़ा देते एकदम ज्यादा। भाई वो मैं अभी 2-3 दिन पहले की बात है, वो व्हाट्सएप आया मेरे पास, और उसमें शायद आपके पास भी आया हो, एक कॉमन चीजें चल रही होती है। एक तंदूर बेचने वाला जो है 5 रुपए की रोटी बेचता था, अब उसको 10 रुपए की करनी थी, तो बादशाह सलामा के पास पहुंच गया, वरना रियाया तो है वो, अगर बादशाह का ऑर्डर आ जाए तो फिर मसला ही नहीं है। बादशाह के पास गया, बोला बादशाह साहब मुझे रोटी जो है ना, मैं 5 रुपए की बेचता हूँ, लेकिन महंगाई होगी 10 रुपए की करनी है। बादशाह ने बोला मुझे क्या मतलब है, तुम 30 रुपए की बेचो। तो खुश हो गया, बादशाह ने 30 रुपए बोल दिए, उसने आगे रोटी कितने की कर दी। अब रियाया परेशान, सारी रियाया किसके पास गई कि बादशाह सलामत वो रोटी बंदा कितने की बेच रहा है, 30 रुपए की। बादशाह ने बोला बुला के लाओ उसको, वो आ गया बादशाह के दरबार में। बादशाह ने बोला कि भाई बात सुनो, तुम जुल्म नहीं करो आवाम के ऊपर, अभी अभी फौरन अपनी रोटी की कीमत आधी कर दो। उसने बोला ठीक है, मैं रोटी बेचूंगा 15 रुपए की। 30 रुपए का आधा कितना होता है? वो भी खुश, बादशाह भी खुश, आवाम भी खुश हो गई यार, 30 रुपए से फौरन 15 रुपए की कर दी बादशाह के कहने पे। अब एक चीज आपको 30 रुपए की मिल रही थी, अब वो कितने की मिल रही है, आप खुश हो जाएंगे? बादशाह भी खुश हो गया, वो तंदूर वाला तो और खुश हो गया, 10 के बदले कितने मिल रहे हैं उसको। तो देखिए, पास बड़े खतरनाक पॉलिटिक्स, कुछ चीजें ऐसी होती है, उनके यू टर्न वो आपको हमें समझ में नहीं आते। तो भाई कहने का मकसद, जो बातें बताने का मकसद है, अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन आए, अल्लाह सबको महफूज रखे, और अल्लाह ताला सबके कारोबार में, रिस्क में बरकत अता फरमाए। पिछले 2 साल रमजान के जो सीजन लोगों के गुजरे ना, आपको अंदाजा नहीं है, ये रमजान तो सीजन होता है लोगों का यार बेचारों का, और कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई गलत काम तो नहीं कर रहे भाई, उसूल रिस्क हलाल ही कमा रहे ना। और ईद का मौका होता है, लोग पहनते हैं तो खरीदते भी हैं, जाहिर सी बात है। तो अल्लाह ताला ने सबके सीजन बनाए हुए, बकरा ईद आती है, मवेशी मंडी में रश होता है, ठीक है ना, इवेंट वाइज अल्लाह ताला ने सबके लिए। तो अब बात ये है कि कुछ चीजें तो अचानक हो जाती है जो हमारे आपके कंट्रोल में। तो अब ये देखिए ना, बैंकरप्ट हो जाना किसी कस्टमर का या इंसॉल्वेंट, एक ही बात है, बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंसी। व्हाट इज बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंसी?
मतलब आपको बिजनेस में हैवी लॉसेस हो जाए, दिवालिया अचानक। सानिया बल्दिया टाउन याद है, कराची में हुआ था, फैक्ट्री रातों रात खत्म हो गई, कितना जानी नुकसान भी हुआ था। तो देखिए कुछ नहीं पता होता अचानक। अभी आपके सामने ये नस्ला टावर आप सुन रहे होंगे, सुना ना नस्ला टावर का, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी ना भाई, कुछ बेचारे पता नहीं कहाँ से पैसे जमा करके भाई लोग भी मेहनत से पैसा कमा के करते अचानक। अब आप देखिए ना, मेरा तो तकरीबन रोज का रूट है वो, मैं तवानी वहीं से गुजरता हूँ, तो तवानी के सामने तो है वो, इनफैक्ट तबानी से भी नजर आता है। मैंने कल भी नोट किया, गालिबन मैं वहां असर की नमाज ऊपर पढ़ रहा था तो सामने नस्ला टावर नजर आता है, क्योंकि छत पे वहां मस्जिद है तवानी की, तो वो बिल्डिंग आसपास छोटी छोटी सी है, वो नजर आता है। तो कहने का मकसद ये है मेरे भाई, ये चीजें, अब ये कोर्ट का ऑर्डर आ गया ना, इसको खत्म करना है। क्या कोर्ट के आगे आपकी चलेगी? सुप्रीम कोर्ट बोल रहे कस्टमर हैज गॉन बैंकरप्ट, कुछ नहीं कर सकते आप। अब वो जमात इस्लामी वाले कर रहे हैं, वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि इनको कुछ हम कंपनसेट करवा दे। बात ये कि हमारे यहाँ तो भाई, अब आप देखिए ना, इससे बड़ी क्या बात होगी, जब हुकूमत ने सख्ती करी, तो हुकूमत ने जब सख्ती करी तो उस वक्त जो है वो, अल्लाह माफ करे, मतलब उससे बढ़ के और क्या होगा कि यार हम लोग मस्जिद नहीं जा सकते थे। कभी आपने सोचा था जिंदगी में कि यार हमें जुम्मे की नमाज के लिए मस्जिद में जाने नहीं दिया जाएगा? इमेजिन कर सकते थे? नहीं ना। तो भाई हुकूमत के आगे फिर जाहिर सी बात है, जब ऑर्डर आ जाए, तो अगर एक बंदा बैंकरप्ट हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, क्लास के दौरान हमें ज्वाइन किया है, हम खुशामदीद कहते हैं, और हमारे पास जो है वो जो फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आपका बैंकरप्ट हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, और कस्टमर अनेबल टू पे हो जाए, तो इन सारी सिचुएशन में हम क्या कहते हैं कि अब ये पैसा आपको, अब इसकी फातिया पढ़ लो, बैड डेट्स, दिस इज नॉट डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट क्या होता है? शायद मिल जाए, शायद, उस शायद वाली जो बात होती है ना, आप पेपर देके आते हैं ना, बाज दफा आपको पता होता है कि आपका पेपर ये कंफर्म पास हो जाएगा, बाज दफा आपको ये भी पता होता है कि आपका पेपर कंफर्म, फिर अभी तो आपने आईसीएमए को टेस्ट नहीं किया ना, अभी आप लोग अटेम्प्ट देंगे इंशाल्लाह। तो जब आईसीएमए की अटेम्प्ट देंगे ना, 2-3 अटेम्प्ट देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। पेपर देने के बाद, जैसे आज एक्सपेक्टेड सुना यही है कि रिजल्ट आ रहा है बच्चों का इंशाल्लाह, आईसीएमए का जो अभी अटेम्प्ट हुई थी लास्ट, उसका रिजल्ट आज आ रहा है इंशाल्लाह। तो जो बच्चे श्योर होते हैं ना, एक बच्चा आया था मेरे पास पेपर के दौरान, जब पेपर हो रहे थे, अब तो पेपर भी होते हैं, क्लासें भी चल रही होती है। शहबाज एक लड़का है, मेरा पुराना स्टूडेंट है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब मेरा नहीं ख्याल उसका कोई पेपर अब तक रुका है माशाल्लाह। फाइनलिस्ट है, आखिरी स्टेज रह गया उसका, सेमेस्टर 5 के पेपर दिए, SL1 के 3 पेपर दिए। जब उसने तीसरा पेपर दिया ना आखिरी, तो मेरे पास आया था मिलने के लिए, तो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि सर तीनों पेपर इंशाल्लाह मेरे, रिजल्ट आया नहीं है, पेपर दे के आया, क्या बोल रहा था, क्लियर हो जाएगी, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा, बल्कि मुझे लगता है शायद पोजीशन भी ले आए, बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है। तो पेपर देने के बाद आपको पता होता है एक बात, बाद दफा आप क्या होते थोड़े से 50-50, या शायद निकल जाएगा, शायद नहीं निकलेगा। तो ऐसा ही रिसीवेबल के साथ है कि शायद मिल जाएंगे, शायद द नंबर यू हैव डायल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, आप कॉल कर रहे, फोन नहीं उठा रहा वो, और अगर ये आ रहा है कि आपके मिलाए हुए सारिफ ने अपना मोबाइल बंद किया है, फिर आपको, अब आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो भाग गया, मुल्क छोड़ के ही चला गया, फोन नहीं बन जा रहा है, अगर फोन ऑन है, कॉल नहीं उठा रहा। मेरे साथ हुआ था एक दफा, छोटी सी अमाउंट थी 10,000 रुपए, एक बार जो भी था उसने उधार लिए, एक हफ्ते बाद दे दूंगा। अब 10,000 रुपए पे आ रहा है, छोटी अमाउंट तो है ना, तो अगले हफ्ते दे दूंगा। हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, मैंने भी कॉल नहीं की, महीना गुजर गया, कॉल की, हाँ मैं अभी आपको शाम को देता हूँ, कल देता हूँ, मेरा ख्याल है आज 5-6 साल तो हो गए बहरहाल। उसके बाद तो फिर ये हो गया था, उसके बाद तो ये हो गया था, मैं कॉल कर रहा हूँ मुसलसल, मेरा फोन तो बिल्कुल उठाएगा ही नहीं वो। एक दफा मैंने आईसीएमए के नंबर, पीटीसीएल नंबर नहीं आया ना, आईसीएमए के 99 के नंबर होते हैं, आपको भी कॉल आती होगी 99 के नंबर से, तो हम तो यही होता है, मैंने आईसीएमए के नंबर से कॉल की, तो उसको अननोन नंबर देगा, उठा लिया, मेरा ला भाई मैं, अच्छा वो मैं शाम को आपको कॉल करता हूँ, वो शाम भी नहीं आई। तो कहने का, अब वो तो मैंने राइट ऑफ ही कर दी, जाहिर सी बात है, फातिया पढ़ ली। तो कहने का मकसद ये है, आपको बिहेवियर जो है ना सामने वाले का, वो बता देता है, कंफर्म भी है। भाई मैंने यहाँ पे बिजनेस मैथ का पेपर दिया आईसीएमए में, बिजनेस मैथ कौन सा सेमेस्टर में, सेमेस्टर 2 में, मैंने पढ़ा ही नहीं पूरा सेमेस्टर, फुल मस्तियाँ करी,
मतलब इतनी मस्तियां करी, मुझे तो मीन का फार्मूला भी नहीं आ रहा था। मीन कैसे निकालते हैं आपको आता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिंपल मीन कैसे निकालते हैं? सिग्मा एक्स अपॉन एन। और वो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। वो शायद वो क्या होता है, कंबाइंड मीन होता है, क्या होता है? बहरहाल आप यकीन करें, मैं पेपर में बैठा हूँ, उससे सिंपल मीन भी नहीं निकल रहा। अब मैं पास होऊंगा? कंफर्म पता था फेल होना है, अल्हम्दुलिल्लाह फेल हो गया। तो भाई याद रखिए, मुझे पता था फेल होना है, पेपर दे के आए। भाई जिस बच्चे को मीन निकालना नहीं आता, मीन तो बहुत बहुत बेसिक चीज है। यहाँ जब आप पढ़ोगे ना बिजनेस मैथ और स्टैटिस्टिक्स, आपका दिमाग खुल जाएगा। कॉमर्स वालों को बोल रहा हूँ मैं, नॉन कॉमर्स वाले तो फिर भी पढ़ के आते, नॉन कॉमर्स वाले प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग वाले मैथ बहुत अच्छा पढ़ के आते। लेकिन हम जैसे जो कॉमर्स वाले होते हैं ना, मैं भी कॉमर्स वाला था, तो हम लोग मैथ अच्छा नहीं पढ़ के आते। और फिर यहाँ तो बिल्कुल ही मैंने तफरिया की। फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट में दिल लगा के पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्म था कि पेपर निकलेगा, निकला अल्हम्दुलिल्लाह पेपर। तो देखिए, ये जो रिसीवेबल के भी मामला थे ना, कि कौन सा पैसा मिलेगा कौन सा, वो आपको कस्टमर का बिहेवियर बता देता है। कस्टमर की जो केस में डेवलपमेंट होती है, उस पर केस चल रहा था, और आए दिन उसके केस के, नवाज शरीफ का केस कितने साल चला था, खान साहब तो कब से पीछे पड़े हुए थे ना। फिर आखिर में जाके उन्होंने उसको डिफॉल्ट कर दिया। फिर वो जो है ना, उनकी सदारत भी चली गई थी, यही तो हुआ था ना आखिर में। उनकी हुकूमत तो पूरी नहीं हुई थी 5 साल, उनको डिसमिस कर दिया गया। तो भाई कोर्ट के फैसले जो है ना, बाद दफा केस में डेवलपमेंट के साथ साथ आपको चीजें क्लियर होती रहती है। अब आपको पता चल रहा है रोजाना इसके केस में जो है ना, इसके खिलाफ ही बातें आ रही है। इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट कर जाएगा। इसका मतलब है ये पैसे आपको नहीं देगा। तो आप माइंड बना लें। तो याद रखिए, पहली बात लिखी हुई थी कस्टमर का बैंकरप्ट हो जाना या इंसॉल्वेंट हो जाना। दूसरी बात लिखी हुई डेथ ऑफ अ कस्टमर हु हैज लेफ्ट इनसफिशिएंट एसेट टू पे ऑफ हिज डेट्स। किसी कस्टमर का इंतकाल हो जाए, उसके बुरासा के पास इतने वसाइल ना हो कि आपके वाजिबुल अदा कर्जे को वो अदा कर सके। बात तो ये होता है कि किसी का इंतकाल होता है तो वो बाकायदा अनाउंसमेंट होती है कब्रिस्तान में, खास तौर पे। अभी मैं गया हूँ रिसेंटली, शायद मैंने डिस्कस किया था क्लास में, हमारे बिल्डिंग में किसी का इंतकाल हुआ इसी 2 हफ्ते पहले वाले, 2 हफ्ते भी ज्यादा बता रहा हूँ शायद। तो जब तदफीन हो रही थी, तो जो नमाज पढ़ा रहे थे उन्होंने कहा कि भाई अगर किसी साहब का इनसे कोई लेना देना है तो आप या तो माफ कर दें इनको, या अगर आप तकादा करना चाहते तो आप इनके जो भी वरसा है उनसे आप रब्ता करें। तो बहरहाल आगे कहते हैं डिस्प्यूट विद द कस्टमर ओवर वेदर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन फुलफिल्ड और नॉट। बात दफा एक कस्टमर से आपका झगड़ा हो जाता है, आपने उसको सर्विस दे दी है, एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है ना, आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, अब आपने अच्छी खासी सर्विस दे दी, उसने बोला पैसे मैं आपको यार बाद में दूंगा, आपने बोला ठीक है, बीच में आपका उसका क्या हो गया, झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट होता है बात दफा। अब वो छोड़ के चला गया। अब ये बताओ वो पैसे आपको मिलेंगे या ये भी आपके लिए क्या होता है? मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं एक जगह होम ट्यूशन पढ़ाने जाता था, और बड़े माँ बाप का बच्चा था, शोरूम वोरूम माशाल्लाह गाड़ी हो गई, उनके स्कूल चल रहे हैं माशाल्लाह। तो अब इन बच्चों को आपको पता है पढ़ने में इतना इंटरेस्ट, होम ट्यूशन पढ़ाता था, उसकी बहन को भी पढ़ाता था और उसको भी पढ़ाता था, दोनों को। तो मुझे घर पे आता था। अच्छा, वो जो लड़का था सेकंड ईयर में था गाजीपुर, और प्राइवेट कॉलेज में था। अब वो प्राइवेट कॉलेज में टेस्ट वगैरह भी बहुत सारे होते। अब हुआ ये कि एक दिन वो आया टेस्ट वेस्ट देके, सर मैंने तो कुछ नहीं किया, खाली कॉपी देकर आ गया। मेरे को गुस्सा भी आ गया। मैंने बोला यार तुम इस तरह करोगे तुम्हारा रिजल्ट खराब आएगा, तुम्हारे पेरेंट किसको बोलेंगे? मुझे बोलेंगे ना कि यार सर आप क्या पढ़ाते, आप ये हमारा बच्चा प्राइवेट कॉलेज भी जा रहा है, आपसे भी पढ़ा रहे हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। अच्छा, मैं उसको आया गुस्सा, उसने वही सारी चीजें फेंकी, बोला भाई मुझे नहीं पढ़ना, ये वो, उठ के चले गए। तकरीबन आधा महीना पढ़ाया था। अब एक क्वेश्चन मार्क है ना, ये फीस मिलेगी या? अब ये रिसीव समझाने के लिए रिसीव डिस्प्यूट, हकीकत बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट हुआ था, हकीकत बता रहा हूँ। 12 वो निर्मल लोग थे, और उसके बाद है ना, अब बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उसके घर वाले मुझे बड़ा अच्छा मतलब रखते थे। और मतलब मैं फैमिली टर्म्स में, मतलब मैं फैमिली से भी जाता हूँ, उनके घर पे गया हूँ, और अपने इवेंट में मुझे अभी भी बुलाते, मैं जाता हूँ महाराज। अब तो वो लड़का भी मुझसे, वो तो पुरानी बात होती है ना, अब तो वो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट अलहमदुलिल्लाह करता है। अभी भी कोई भी काम मुझे खुद फोन करता है, मैं जाऊँ तो बड़ी रिस्पेक्ट देता है।
तो बहरहाल कहने का मकसद ये कि उस वक्त उसने मुझसे पढ़ना बिल्कुल खत्म, और जब महीना खत्म हुआ ना, जब फीस का टाइम आया, आज यकीन करें उसकी अम्मी ने मुझे कहा, मेमल होते कि उसकी अम्मी ने कहा कि बेटा ये मेरी बेटी की पूरे महीने की फीस, मेरी बेटी को आपने 15 दिन पढ़ाए, इसकी 15 दिन की फीस, तो मतलब मुझे उन्होंने आधे महीने की फीस। अच्छा मेमन हाजी बात है, हिसाब किताब में बड़े पक्के होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल बात ये कि वो पैसा मेरा डाउटफुल नहीं हुआ, मिल गया। लेकिन बात होता ना कि मैं भी उठ के चला जाता, भाई ठीक है मुझे भी नहीं पढ़ाना। बाद लोग होता ना मुझे पैसे भी नहीं चाहिए भाई मैं जा रहा हूँ। अक्सर आपने देखा ना सीन होता है, अक्सर होता है, सामने वाले को गुस्सा आता है, ठीक है मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे, मैं नहीं जा रहा हूँ, तो वो अपने पैसे छोड़ के भी चला जाता है। तो वो पैसा, डिस्प्यूट विद अ कस्टमर ओवर वेदर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन फुलफिल्ड, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही तो था, मैं उसको पढ़ा रहा था, वो मुझसे पढ़ रहा, कॉन्ट्रैक्ट है, आप और मेरा भी तो कॉन्ट्रैक्ट है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, भाई मेरे को पैसे देते हो, तो हम उसकी सर्विस आपको दे रहे। तो बहरहाल, तो वो अगर बंदा कॉन्ट्रैक्ट बीच पे डिस्प्यूट करके चले जाए, तो वो पैसा भी आपका क्या हो जाता है, डूबने का चांस हो सकता है। और मैं हकीकत बताऊं, ये चीजें जब मैं एग्जांपल देता हूँ, बाकी हुई है मेरे साथ। और वो बहरहाल उसके बाद आगे फरमाते हैं कि डिस्प्यूट विद अ कस्टमर हो गया ये, dishonesty of a customer when a person has obtained goods on credit with no intention to pay। कुछ लोग गुड्स खरीदते हैं लेकिन उनके इरादे पे करने के, मैं अक्सर देखता हूँ, मैं उसी जगह गया रोल लेने, पंचलाइन पे हमारे, आपको पता है रोड पॉइंट है हमारे भाई, मैं वहां पहुंचा तो मैं रोल ले रहा था, पीछे से एक मोबाइल आई पुलिस वाले की, वो उतर के आया, बंदा साहब कह रहे थे रोल दे दे, अब क्या वो साहब पैसे देंगे उसके। when a customer purchase goods with intention to no intention to pay, मैं नियत करता हूँ गुड्स खरीदने की, मतलब उसकी नियत है गुड्स खरीदने की लेकिन पैसे देने की नियत नहीं है। भाई बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, मतलब गुड्स खरीदते वक्त तो आपके पास आएंगे ना बड़ी मीठी मीठी बात, उससे अच्छा इंसान कोई नहीं है। और ये अभी आप लोगों ने तो शायद नहीं देखे, मैंने तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह केस देखे, क्योंकि यार मैं जॉब भी की है, फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 10 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, फिर आईसीए के अंदर भी और मार्केट में भी रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, हमारे कई दोस्त माशाल्लाह कारोबार कर रहे हैं, और ये बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लोग आते हैं इस वक्त तो बड़े अच्छे हैं, उनसे अच्छा कोई है ही नहीं, लेकिन उनकी टेंशन होती है कि हम अभी खरीद रहे हैं, बाद में इनको पैसे नहीं देंगे, तो वो पैसा भी, वो सब क्या है आपका पैसा, बैड डेट्स, उसकी फातिया पढ़ ले वो पैसा आपको। और बैड डेट्स की एंट्री मैंने क्या बताई थी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, आप डायरेक्ट रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं, और एक एंट्री ऐसी होती है जिसमें रिसीवेबल क्रेडिट नहीं होता, अलाउंस, आप बजाय रिसीवेबल के एक अलाउंस बनाते, प्रोविजन, विजन करते कि शायद मिल जाए, और शायद, भाई अक्सर मैं कह रहा हूँ ना, हम लोग डाउटफुल होते। मैंने आखिरी पेपर दिया था ना एसएफएम, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आईसीएमए का सबसे सबसे मुश्किल पेपर है एसएफएम, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक लेवल 2 में है ये। वो पेपर जब मैं देने गया तो 2 पेपर दिए थे आखिरी टाइम में, एक मैंने दिया था एसएम, ये भी आखिरी लेवल में आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और एक दिया एसएफएम। एसएफ का पेपर बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मतलब इतना अच्छा हुआ कि मुझे कॉन्फिडेंट था, बाहर निकल के मैंने बोला था ये पेपर मेरा रुकेगा नहीं, रुक ही नहीं सकता, अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा पेपर हुआ। दूसरा जो पेपर था एसएफएम, पेपर देने आया तो मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा पेपर में क्या क्या पूछ रहा है वो, मुझे 35 नंबर का तो पेपर समझ ही नहीं आ रहा, 35 का 100 में से, अब कितने रह गए, मैंने बोला उस्ताद जी 65 में ही खेलना है, मैंने 35 नंबर को तो काट दिया, कि देखा ही नहीं पेपर, समझ लो वो है ही नहीं पेपर, मैंने अटेम्प्ट कितने नंबर का किया, लेकिन बहुत सॉलिड किया, बहुत सॉलिड किया, 65 का किया। अब डाउट था शायद निकल जाए, शायद, ऊपर वाला पेपर था एसएमओ था कंफर्म, जब रिजल्ट आया ना, एक दोस्त का मैसेज आया, ब्रिलियंट यार, एक्सीलेंट जीएम, तो मैंने बोला लगता है एक पेपर तो निकल गया। अच्छा हमारा तो पता रिजल्ट लोग, आप लोग का रिजल्ट तो कॉन्फिडेंशियल हो गया, सिर्फ आपको ही पता चलता है, आपके मोबाइल पे आता है ना, सिर्फ आप ही देख सकते हो, या फिर आप यूजर आईडी पासवर्ड से भी आप ही देख सकते हो। हमारे जब रिजल्ट आता था ना, आईसीएम के नोटिस पूरे पूरे पाकिस्तान के बच्चों का रिजल्ट लगता था, सिर्फ कराची का नहीं, पूरे पाकिस्तान के एक एक बच्चे के नाम के साथ, इस बच्चे ने ये पेपर दिया, ये पेपर पास किया। अब दोस्त सारे बड़े तेज होते थे, एक दूसरे का रिजल्ट देख के मैसेज करते थे, मैंने बोला यार चलो शुक्र एक पेपर तो निकल गया हो, जब देखा तो दोनों ही निकल गया रंगों। एक दोस्त का और मैसेज आया हुआ था, कांग्रेट्स यू क्वालिफाइड। तो भाई बात ये है
कि वो पेपर मेरा, मैं की कह रहा है, मुझे डाउट था भाई, एक बच्चे ने किया 65 मार्क्स का है, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं कम से कम, पता है ना 50, और मेरे एग्जैक्टली 50 नंबर आए। तब आप बोलेंगे सर पास वालों के नंबर नहीं बताते आईसी में वाले, कभी कभी बताते थे, तो मेरी लास्ट अटेम्प्ट में बताएं घर पे मार्कशीट। बहरहाल कहने का मकसद ये है, आईसी वाले वैसे पास वालों के नंबर नहीं बताते, बताया आपको ये बात, पास वालों के नंबर डिस्क्लोज फेल वालों के होते 49, 48, 47, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ऐसी अटेम्प्ट आती है जब इनका दिल चाहता है, तो पास वालों के मार्क्स भी, मेरे दोनों पेपर के बताए थे उस वक्त, एक में 60 आया था, हालांकि 60 मुझे कम लग रहे हैं, मैंने बहुत अच्छा पेपर किया था, 12 से 60 दिया, उसकी मेहरबानी, पास तो हो गया। लेकिन दूसरे में उसने हो सकता कंपनसेट कर दिया, मुझे कितने दे दिए 50 नंबर। तो बहरहाल वो डाउटफुल था। तो डाउटफुल आपको बिहेवियर से पता चलता है। अब डाउटफुल क्या है, कहते हैं a doubtful debt is an amount owed by a customer that the business believes that, business क्या बिलीव करता है, might prove difficult to collect, वो समझता है कि शायद मिल जाए, बट स्टिल होप टू डू सो, मतलब उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है। जब किरण नजर आए आपको, मतलब कहने का मकसद है उम्मीद की एक किरण आपको नजर आए, तो आप ये समझ जाए कि शायद पैसा मिले, शायद पैसा, तो किरण नजर आ जाए तो आप समझ जाए कि शायद पैसा आपको मिल जाएगा। हमारे क्लास में नहीं किरण कोई, अच्छा भाई बहरहाल आगे फरमाते हैं, फॉर एग्जाम्पल द बिजनेस माइट नो द कस्टमर इज इन मुश्किलात, कस्टमर किसमें है, द बिजनेस माइट नो दैट द कस्टमर इज इन मुश्किलात, डिफिकल्टी, बट दैट ही माइट बी एबल टू वर्क हिज वे आउट ऑफ इट, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी मुश्किलात से। हाँ, कस्टमर आपका ईमानदार है, ताबेदार है, फरमाबरदार है, समझदार है, होने आ रहे, सब कुछ है, हमेशा आपको टाइम पे देता है, लेकिन इस दफा हालात उसके कंट्रोल में, कोविड के लिए बेचारा क्या हो गया, परेशान हो गया है। नहीं बैंकरप्ट नहीं हुआ है भाई, बैंकरप्ट तो फातिया पढ़ने वाली बात है। अभी वो बात दफा होता है, हमें पता है यार हमारा बड़ा मुखलिस है ये, और इसका भी पैसा आगे फंसा हुआ है, अगर उसको आगे से मिल गया हमें दे देगा, नहीं मिला तो डाउटफुल है ना। अब तस्वीर के दो रुख हैं, शायद मिल जाए, एक किरण नजर आ रही कि शायद मिल जाए। बहरहाल एबल टू वर्क इज वे आउट ऑफ इट, आगे कहते हैं दिस कास्ट, ये कास्ट करता है डाउट ऑन द कलेक्टिबिलिटी ऑफ द रिसीवेबल। अब आपको एक क्या कास्ट कर रहा है, डाउट, बट इट स्टिल माइट बी पॉसिबल इफ द कस्टमर इज एबल टू रिकवर फ्रॉम हिज मुश्किलात, अगर कस्टमर अपनी डिफिकल्टी से बाहर आ गया, ईमानदार है, ताबेदार है, इंशाल्लाह ही विल पे यू। लेकिन तस्वीर का दूसरा रूप क्या कह रहा है, अगर बाहर नहीं आया तो, एग्जांपल ऑफ सर्कमस्टेंसेस दैट माइट लीड टू द कंक्लूजन दैट अ रिसीवेबल इज इनक्लूड। एक दफा और भी मेरे साथ ऐसा हुआ, लिटरली याद आ गई तो बता रहा हूँ, वो भी 10,000 की अमाउंट थी, एक साहब को दी, लेकिन वो खुद भी आगे बेचारे, मुझे पता था फंसे हुए हैं, काफी टाइम गुजरा, वो डाउटफुल हो गए थे, लेकिन जब उनके हालात सही हो गए, उनके तो अच्छे खासे पैसे आगे फंसे हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके वहां से पैसे आ गए, उन्होंने मेरे पैसे भी दे दिए। तो ये डाउट बेसिकली आपको बिहेवियर से पता चलता है। कस्टमर एक्सपीरियंसिंग कैश फ्लो मुश्किलात, कोविड के बाद बहुत सारे लोगों का कैश फ्लो डिस्टर्ब हो गया था, हकीकत बता रहा हूं मैं आपको यार, जाहिर सी बात है आपकी, हम तो चलो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा करम हम लोगों पे किया है अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग मिडिल क्लास में आते, लेकिन जो बेचारे लोअर क्लास के होते, डेली वेजेस वाले, कभी उनके बारे में सोचिए आप, कैश फ्लो कैसे लोगों के डिस्टर्ब हो जाते, ठीक है। तो कस्टमर कैश फ्लो मुश्किलात में भी आ सकता है। कस्टमर टेकिंग अनयूजुअली लॉन्ग टाइम टू सेटल अ डेट, नॉर्मली वो ऑन टाइम देता है, इस दफा वो अनयूजुअल, द नंबर यू हैव डायल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, वो शर्म के मारे आपका फोन नहीं उठा रहा, आप मुसलसल कॉल कर रहे हैं, वो कॉल रिसीव, आपको पता है हमेशा 30 दिन का बोलता हूँ, 30-32 दिन में पे, अभी 50 दिन हो गए, अनयूजुअली लॉन्ग टाइम टू सेटल अ डेट, फिर आप सोचते हैं यार कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग, आपको खुद आवाज आती है, दिल से आवाज आती है, ये क्या बता रहा हूं मैं, ये दिल अंदर से आवाज आती है कि समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग, यार ये तो हमेशा टाइम पे पैसे देके जाता था, इस दफा पता नहीं क्या हो गया यार, पैसे देने नहीं आया। तो याद रखिए ये जो कुछ चीजें होती है, ये सारी चीजें आपको वक्त और हालात सिखा देते हैं।
आगे फरमाते हैं कस्टमर एक्सपीरियंसिंग ऑपरेशनल मुश्किलात which might lead to the financial problem, for example strikes, natural disaster, disruptive production etc. हड़तालें हो जाए, मुल्क के हालात वगैरह सब खराब हो जाए, बाद दफा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, आपका बिजनेस किसी और मुल्क में होता है, दो कंट्रीज के आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, उनकी फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद हो जाते हैं, उस मुल्क जाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो भाई इन सारी कंडीशन पे भी आपके वहां जो पैसे फंसे हैं वो क्या हो जाते हैं। भाई मैं अगर अपने घर की मिसाल दूं, मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस करते थे, ईरान से एक्सपोर्ट हमारा बिजनेस था, हम यहाँ से कपड़ा ईरान बेचते थे, ठीक है ना। तो कस्टमर हमारे कौन थे, सारे ईरानी थे, ठीक है। हम फैसलाबाद से इधर उधर से माल, कोरा कपड़ा होता है वाइट, वो लेते थे। कराची और हैदराबाद में दो फैक्ट्रीज थी, हमारी नहीं थी फैक्ट्रीज, तो फैक्ट्री मालिकान की थी, वहां पे हम प्रिंट करवाते थे उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिजाइन, फिर वो पैक होके कहाँ जाता था, ईरान जाता था, सारे कस्टमर वही थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बिजनेस चलता था। हमारे घर वाले ईरान ऐसे जाते थे जैसे समझ लें आप कोई गुलशन, मतलब साल में कई चक्कर अल्हम्दुलिल्लाह ईरान के, वालिद साहब के, दोनों भाइयों के, इवन मेरे भाइयों को, इन लोगों को वहाँ की जबान भी फारसी बोली जाती थी, तो ये लोग वो जबान भी सीख गए थे। मेरे रिजवान भाई को आप जानते हैं, वो माशाल्लाह साल में, मुझसे खाली 1.5 साल बड़े, वो साल में 2-3 चक्कर माशाल्लाह ईरान के लगाते थे। भाई आते थे, कभी बड़े भाई, कभी वालिद साहब। इवन मेरे वालिद साहब की जब डेथ हुई थी उस टाइम पहले वो ईरान से होके आए थे। तो मतलब हमारा इतना ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ईरान से, लेकिन कुछ बीच में टाइम ऐसा आया जब ये बॉर्डर में मसले आए ईरान के, क्योंकि कोयटा से लगता है बीच में, आपको पता है। तो हमारे भी ठीक ठाक पैसे वहां पे क्या हो गए, बैड डेट्स हो गए, कितना बता रहा हूँ मैं। वो कस्टमर से हमारे कॉन्टेक्ट खत्म हो गए, आना जाना, हम तो वहां जाते थे ना, जाके रिकवरी बहुत अच्छी होती थी, क्रेडिट पे सारा होता था बिजनेस भाई, उधार पे। मैं भी जाता था, वालिद साहब की कभी कभी बुलाते थे, तो मैं इनवॉइस वगैरह बनाने के लिए, जो माल जा रहा है, कौन से कलर का, कौन से डिजाइन का, कितना मीटर, क्या उसकी पूरा बिल्टी बोलते थे उसको, वो जाती थी उसके साथ। तो कहने का मकसद ये है। और फिर कभी कभी वालिद साहब भेजते थे मुझे, फलानी जगह चले जाओ, वो चेक आया हुआ है, वो आता था ना हवाले के थ्रू आते थे चेक वगैरह, तो वो चेक लेके आ जाओ। तो कहने का मकसद ये है, वो चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम, इवन वो कस्टमर अच्छे थे, वो जब यहाँ आते थे। और इवन एक दफा तो मुझे बड़ा अच्छा वाकया याद है, वो हमारा एक ईरान से एक आया कस्टमर, हम घर पे उनको दावत देते थे ना, तो उस वक्त ये कंप्यूटर लैपटॉप इतने ज्यादा एडवांस नहीं होते थे। अब मेरे पास था कंप्यूटर, उसने देखा, और उससे मैंने ना कुरान शरीफ भी इंस्टॉल किया, उसको मैंने दिखाया कंप्यूटर, बड़ा खुश हुआ। वो कहने लगा यार मुझे भी जो है ना आप ये कंप्यूटर दिलाना। ये लोग होटलों में रुकते थे, मतलब जो यहाँ सदर वगैरह में जाए बहुत सारे होटल्स हैं, तो होटल में रुका हुआ था, मुझे बोला यार मुझे लेके जाओ, कंप्यूटर खरीदा है। मैं ले गया कंप्यूटर मार्केट में ना, कंप्यूटर दिला दिया उसको मैंने। उसके बाद जो है ना वो रक्षा किया हमने और होटल चले गए। रास्ते में रक्षे वाले ने वो सिग्नल तोड़ दिया, पुलिस वाले ने उसका चालान कर दिया। जब उतरा ना, पैसे ज्यादा दे दिए रक्षे वाले को। मैंने क्यों भाई, बोला बेचारे ने चालान भी भरा है। मैंने बोला यार, फिर मुझे ऊपर ले गया होटल में, बोला इसमें जब्त करो जब्त। मैंने बोला पता नहीं क्या, बोला कुरान शरीफ जब्त करो। अब बोला तो इंस्टॉल करो, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद आप यकीन करेंगे, वो मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, वो बंदा ईरान चला गया कंप्यूटर लेके, वहां उसका कोई पता नहीं इंस्टॉलेशन में मसला आ गया, विंडोज तरफ तो क्या हुआ, मुझे फोन करता है वहां से, बोला यार तुम मुझे ईरान आओ, ये मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा है, तुम मेरा मेहमान है, तुम अपना खाना पीना तुम्हारा सब दे रहा है, तुम ईरान आओ मेरे पास। मैंने बोला भाई मैं कंप्यूटर के लिए ईरान जाऊँ, लेकिन वहां रिस्पेक्ट बहुत देते थे। मतलब मेरा भाई बताता है कि जब ये लोग जाते थे ना, उनको पता होता था कौन से होटल में रुकेंगे, वहाँ होटल में जाके बोलते थे ये बंदा आएगा इसको रूम नहीं देना, मतलब वो अपने पास रुकवाते, मतलब काफी रिस्पेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मुझे तो कह रहे तुम अपने दोस्त को भी ले आओ, वो भी हमारा मेहमान है, तुम इधर ईरान आए हो। बाला मेरे वाले साहब ने मेरा वीजा भी लगवाती थे ईरान का, लेकिन मैं बस बाला नसीब मेरी तरह मैं नहीं गया, तो घर वाले बहुत गए। तो कहने का मकसद ये कि ये हमारे पैसे वहां पे ठीक ठाक क्या हुए। अब ये जो रीजन है ना सारे से, ये स्ट्राइक, नेचुरल डिजास्टर, मुल्क में पीस एंड सिक्योरिटी के मसले, पॉलिटिकल अनरेस्ट, ये सारी चीजें मैंने तो लाइफ में, मैंने आज क्या कहा था कि मैं हर चीज को फौरन मैच करता हूँ। अब मैं ये घर की चीजें जब सुनता हूँ और ये जब मैच करता हूँ तो मुझे ये नजर, देखिए ये चीजें क्या है, ये सारे क्या है, बैड डेट्स की चीजें हैं, ये पैसा वो डूब गया वो सब क्या है, बैड डेट से। तो याद रखें, एक अच्छा कारोबारी शख्स वो होता है जो बिजनेस के रिस्क को भी बेयर करता है, बिजनेस के रिस्क को भी बेयर करता है। उसको पता होता है कि बिजनेस में जो रिस्क है ना,
वो अप्स एंड डाउन आएंगे, हमेशा वक्त एक जैसा, कभी के हालात चेंज होंगे, कभी प्लस कभी माइनस पॉजिटिव। समटाइम आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छे दाम में बिक जाती है, समटाइम नुकसान में बेचना पड़ता है। तो ये प्लस माइनस चीजें आपकी चलती रहती है। वी हैव टू फेस ऑल सिचुएशंस नाउ। अब ये मेरा ख्याल है दोनों क्लियर हो जाने चाहिए आपको। इज दैट क्लियर? जी हाँ, आपने राइट ऑफ कर दिया, कस्टमर आप बाद में दे दे, बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। अभी मुझे रिसेंटली समझ ने बताया, शायद हमारा एक कस्टमर था, वो पुरानी बात है लेकिन आया अभी कुछ टाइम पहले, वो ईमानदार होगा शायद, उसने आगे कुछ बोला कि यार, इवन उसने बोला कि मेरे भाई से छुप के मिला बड़ा, क्योंकि और भी मार्केट में लोगों का पैसा था। उसने बोला मैं कुछ लोगों का पैसा उतारना चाहता हूँ, तो मैं आपसे मदद चाहता हूँ, मैं आपको भी कुछ पैसे आपके उतार रहा हूँ और मुझे 2-4 लोगों से मिलवा दो, मैं उनके पैसे भी कुछ थोड़े से। तो इसको कहते हैं रिटर्न ऑफ रिकवर्ड, बिल्कुल ये आता है जी। ये मैंने एक सवाल कॉपी किया ना, इस पर भी लिखा हुआ है, ये देखिए ये लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है? In addition to above collection during 2014, 5,000 were recovered from a customer whose account was previously उसके अकाउंट की फातिया पड़ चुके थे, लेकिन वो पैसे आपको मिल गए। तो भाई पैसा तो आपका है, अगर वो आपको दे देगा तो आप ले लोगे। उसका भी तरीका होता है, उसको भी रिकॉर्ड करना सिखाऊंगा। तो प्रीवियसली रिटर्न ऑफ भी रिकवर्ड होते हैं, बिल्कुल होता है। यानी आपने फातिया पढ़ ली थी, लेकिन वो बंदा जिंदा होकर आपके पास आ गया, उसने आपको आपके पैसे वापस दे दिए। मैं सीए में अक्सर सवाल करवाता हूँ, वहाँ पे आईके पे एक सवाल है, उसमें बहुत सारे कस्टमर के बारे में नाम लिखे हुए। एक कस्टमर का नाम है मैगी, और मैगी जो है ना बैंकरप्ट हो गई थी, तो उसके बाद मैगी ने वापसी, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ शायद मेरे पास अगर वो सवाल, तो उसपे जो है ना वो मैगी जिंदा हो जाती है, मतलब मैगी ने आपके पैसे आपको वापस कर दिए। देखिए ये सिर्फ ये काम की बात पढ़िएगा, ये क्या लिखा हुआ है ऊपर पढ़े, पहला पॉइंट पढ़े, क्या लिखा हुआ है? मैगी हैज बीन डिक्लेयर्ड, प्लीज लुक एट दिस, मैगी हैज बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट एंड हर डेट इज टू बी। मैगी बैंकरप्ट हो गई है, उसके पैसों की क्या पढ़ लो, ये देखो मैगी से कितने पैसे लेने थे, इधर देखो मैगी से 2 लाख, लेकिन अगले साल, ये था 2012 की कहानी, ये कौन सा ईयर की थी? अगला साल कौन सा आया? 2013। रुपीज 50,000 हैज बीन रिसीव फ्रॉम, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जरूरी तो नहीं कि सारे पैसे दे दे भाई। अगर एक बंदे से आपको 2 लाख रुपए लेने, आप फातिया पढ़ चुके, मतलब आपको पता ये पैसा नहीं मिलना, एकदम अचानक आके वो आपको 50,000 भी देगा, आप बोलोगे जाओ जाओ अपना काम करो, या ले लोगे? समथिंग इज बेटर देन नथिंग भाई। आप डिजर्व करते हैं, आपका अपना पैसा था, बहरहाल आपने उसको राइट ऑफ किया था, लेकिन राइट ऑफ रिकवर्ड भी हो सकता है, आपके सामने हुआ है मैगी से। तो याद रखें, कस्टमर अगर आपका बैंकरप्ट भी हो जाए तो वो पैसा भी हम रिकवर्ड अगर हो रहा है, तो उसकी भी अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग की शरीयत में उसकी भी ट्रीटमेंट हाजा मौजूद। राइट, इज दैट क्लियर? ओके, हाँ तो मसला थोड़ी है, देखिए परसेंटेज का मसला नहीं होता, परसेंटेज आपकी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती है। देखिए सेम रहेगा तो सेम रखो। एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए अभी तो आप लोगों का बहुत छोटा लेवल है, आप लोग जरा इंशाल्लाह क्वालिफाई हो जाए तो आपको पता चलेगा। भाई मुझे एक बात बताओ, छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी पिछले दिनों कराची में पता नहीं वो शाहीन आ रहा है, गुलाब आ रहा है, पता नहीं कौन कौन से तूफानों के नाम दे दिए, लेकिन जैसे जैसे वो गुजरता गया उनकी प्रिडिक्शन चेंज होती गई, परसेंटेज कम होती गई। हम देखते बारिश का चांस 90% है, फिर नहीं आ रही तो 80% है, शाम को 70% है। परसेंटेज चेंज कैसे होती है? एस्टिमेशन देखो, हालात, केस में डेवलपमेंट, केस में एक केस मैंने शायद उसी दिन आपको सामने रखा था, अगर आपको याद हो, नहीं आपको बताया था यानी प्रोविजन पढ़ाया था, वो शादी वाला कहता था, शादी के खाने में लोग खाना खाया, लोगों को फूड पॉइजन हो गया, उस पर केस हो गया बंदे पे। तो हाँ, तो कोई फिर बाद में जो है ना वो केस डेवलपमेंट होती है ना, तो भाई वो पता चलता है कि अब आपके केस बनेगा भी या, तो भाई ये जो परसेंटेज चेंज, कोई शरीयत नहीं है, फिक्स नहीं कर रही है कि 5% तो 5%, कोई ऐसी शरीयत नहीं है। अकाउंटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है, ये परसेंट एस्टिमेशन, अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजें हम किस पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, हम एक एसेट लेकर आते हैं,
10 साल की लाइफ है, वो एक्चुअल होती है एस्टिमेटेड होती है? क्या 10 साल के बाद उसको फेंक दोगे? क्या हमने तो नहीं, 10 साल के बजाय 15 साल भी चल सकता है, 10 साल के बजाय 7 साल में भी खत्म हो सकता है। एस्टिमेट किया था भाई, एस्टिमेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होते, चेंज होते। कई सवाल मेरे पास तो मतलब ये टॉपिक जो मैं कहीं और पढ़ाता हूँ, आप ये देखिए, ये कंपनी है, इसके एस्टिमेशन देखिए हर साल चेंज हो रहे हैं। लुक एट दिस, ये देखो, ये पहले साल कितना परसेंटेज है, ये देखो 2010 में कितना है, उसके बाद कुल्लू चेंज होता जा रहा है। तो भाई इसी तरह यहाँ आ जाओ, कुल्लू सेम, इसने कहा कि भाई मैं 5% पे रखूंगा, अब इसकी मर्जी है, ये कह रहा है मैं 5% बनाऊंगा। असल में परसेंटेज केस पे डेवलपमेंट के साथ, ये देखो एक और आसान एग्जांपल, मैच आप लोग देखते हो ना, मैच के दौरान बार बार वो दिखा रहे होते 80% पाकिस्तान जीत रहा है, 20% ऑस्ट्रेलिया, बाद में वो 50-50, फिर ऑस्ट्रेलिया ऊपर चला गया, जैसे 2 छक्के मारे उसने, बैक टू बैक एक छक्का मारा, मैथ्यू हेड ने फिर एक और छक्का। वो तो ये परसेंटेज, अगर वो कैच पकड़ लेता हसन अली, परसेंटेज कहीं और चली जाती। तो भाई वो एक कैच का उसका ड्रॉप होना, परसेंटेज कहाँ चेंज हो गई, फिर अगली बॉल पे छक्का लगना, परसेंटेज और ऊपर चली गई, फिर एक और बैक टू बैक 6 लगना। तो परसेंटेज, आपकी एग्जांपल दे रहा हूं, एस्टिमेशन इंसान बिजनेस पे चीजों को देखकर उसको पता चल जाता है कस्टमर के बिहेवियर से कि व्हाट्स गोइंग ऑन। नाउ ये सवाल मैंने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्व किया था, अगर आपको याद हो, और आज मैंने जनरल डिस्कशन ज्यादा किया है, उसकी वजह यही मैंने बता दिया था कि आज थोड़ी सी भाई एक तो तबीयत भी नासाज है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, मेरी रात को आज 8 बजे तक क्लासेस भी अल्हम्दुलिल्लाह लगी हुई है, तो मुझे अभी बैक टू बैक क्लासेस भी लेनी है, तो मैं इसलिए आज थोड़ा सा, ये तो मैं अभी चार्ज सुबह को बताया कि दवाई ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया, थोड़ा सा मैं भी चार्ज हो गया हूँ। तो बहरहाल बात ये है कि हमारे पास, ये मैंने सवाल खुद से बनाया था, आपको याद होगा, पहले शुरू में कितनी परसेंटेज लगी थी मैंने, बाद में कितनी कर दी थी। अब उसको लग रहा था कि यार कोविड आ गया है, और ये 2020 था, आज देखो 2020 था, Jan 1 2020 में कोविड पाकिस्तान में नहीं था, फेब और मार्च में शुरू हुआ था पहला केस कोयटा से, वो जो जाहिर आया था, उसको बहुत मशहूर भी किया था चैनल पे, सही है ना। तो वो फेब और मार्च की फिजाएं थी, और दिसंबर तक तो कोविड बहुत ज्यादा हमारे यहाँ, अब वो था या नहीं था, लेकिन जो सोशल मीडिया मंजर आम पे था वो बहुत ज्यादा था। तो अब आप देखो, अब आपने परसेंटेज बढ़ा दी, क्योंकि आपके बहुत सारे कस्टमर बेचारे कोविड का शिकार भी हुए, बहुत भाई जाहिर सी बात है, कोविड के बाद बहुत सारे लोगों को बिजनेस हिट हुआ, तो आपने परसेंटेज कितनी कर दी। तो ये तो मैंने मिसाल दी, लेकिन रीजन और भी हो सकती है। तो ये हमने सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की थी। बाकी सवाल सबको क्लियर है? मैंने एक बात बताई थी, क्या ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री होती है, क्या एंडिंग बैलेंस की कोई एंट्री होती है? एंट्री बनती है डिफरेंस से, एंट्री बनती है डिफरेंस से। अच्छा, अब एक सिचुएशन है जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और वो हमने कहा था हम अलीना को भी डिस्कस करें, अलीना को भी मतलब एक सवाल है अलीना लिमिटेड, तो हमने उसको भी देखना है, ठीक है। प्लीज साइलेंट। Look at this, इधर देखिएगा स्टूडेंट, ये कंडीशन नजर आ रही है। हाउ मेनी केसेस आर देयर? 3। दिसंबर 31 2012 अलीना लिमिटेड एस्टिमेटेड, देखो वर्ड क्या यूज किया है, नॉट एक्चुअल, एस्टिमेटेड, अलाउज फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना है, ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल, इसका रिसीवेबल कितना है, 4 लाख। अच्छा, अलाउज फॉर डाउटफुल डेट प्रायर टू एनी एडजस्टमेंट, प्रायर टू कोई भी एडजस्टमेंट करने से, एनी नॉट एनी, प्रायर टू एनी एडजस्टमेंट, राइट, किसी भी एडजस्टमेंट से पहले, हैज फॉलोइंग बैलेंसेस इन ईच ऑफ द इंडिपेंडेंट केसेस। अब इधर देखिएगा, मैं यहाँ पे 3 मरतबा टी अकाउंट बना रहा हूँ, इधर देखिएगा, ये टी अकाउंट से अटेम्प्ट होता है, इसके एमसीक्यूज भी जब आप अटेम्प्ट करेंगे, और ये पेपर में एमसीक्यूज में ही आता है,
तो आपको टी अकाउंट का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा ये बताएं, ये बैलेंस किसके दिए हुए? अलाउंस फॉर, लास्ट टाइम बहुत डिटेल से बताया था। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट की नेचर क्या होती है? कॉन्ट्रा एसिड होती है। कॉन्ट्रा एसिड की वजह से इसका बैलेंस किस साइड पे होता है? हाउ मेनी केसेस आर देयर? या हाज आर 3 केसेस। हाउ मेनी केसेस? 3। तीन केसेस आपको दिए जा रहे हैं और इन 3 केसेस में अगर आप देखें तो हमें किसका बैलेंस दिया गया है? अलाउंस फॉर, अच्छा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट बाय नेचर एसिड और कॉन्ट्रा एसिड। कॉन्ट्रा एसिड होने की वजह से इसका जो बैलेंस दिया गया है वो डेबिट साइड पे होगा या क्रेडिट साइड पे? अच्छा पहले केस में कितना बैलेंस है? नो बैलेंस। अब इधर देखिएगा, ये कितने टी अकाउंट बनाए मैंने? अलाउंस फॉर DOU ब्यूटीफुल, नॉट ब्यूटीफुल, डाउटफुल, राइट? भाई स्पेलिंग यही है ना? DOU ब्यूटीफुल, नॉट ब्यूटीफुल, डाउटफुल। लास्ट वन अनदर। कितने टी अकाउंट बना रहा हूं मैं यहाँ पे? अच्छा अब इधर देखिएगा, दिसंबर 31, 2012 अलीना लिमिटेड का। अच्छा ये बताओ ओपनिंग बैलेंस पहले बताओ, प्रायर टू एनी एडजस्टमेंट, प्रायर टू एनी एडजस्टमेंट, किसी भी एडजस्टमेंट को करने से पहले पहले केस पे कितना बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, कैरी डाउन होता है, और एंडिंग बैलेंस ये सबको मालूम है? हाँ मालूम, उल्लू मालूम। ओके तो भाई अब इधर आ जाए, हमारे पास यहाँ पे सेकंड वाले केस में ओपनिंग बैलेंस कितना है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,000। थर्ड वाले में कितना बैलेंस है? अब जरा इधर देखिए, गौर से देखिएगा, मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, पूरी वर्किंग की थी। मैं स्क्रीन आपको दोबारा शेयर करता हूँ, लास्ट टाइम वाली, दिस वन। ये जरा देखिएगा, ये जो मैंने टी अकाउंट बनाया था, इधर देखिएगा, अलाउड फॉर डाउटफुल डेट का टी अकाउंट नजर आ रहा है। ओपनिंग बैलेंस सवाल में कितना दिया हुआ था? एंडिंग बैलेंस कैसे निकाला था मैंने? रिसीवेबल में कितना परसेंट लगाया था? क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था टू मेंटेन अलाउड फॉर डाउटफुल डेट एट 10% ऑफ द क्लोजिंग। अब मुझे ये बताओ, मेरा क्लोजिंग रिसीवेबल कितना है? वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। 450,000 का 10% कितना होता है? 45,000। एनी ऑब्जेक्शन? अब मुझे एक बात बताएं, चले ये तो मैं ये वाली कैलकुलेशन ऊपर रखता हूं क्योंकि ये तो वन टाइम एडजस्टमेंट है ना, मैं यही लिख देता हूं। 4,50,000 रुपए पे सवाल कह रहा है कितना परसेंट? 10% क्या बनाना है? वेरी गुड, क्या बनाना है? अलाउंस फॉर एस्टिमेटेड अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट 10% ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल ऑफ 450,000। ये जो 45,000 है, ये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग या एंडिंग? वेरी गुड, कौन सा बैलेंस है? और मैंने बहुत डिटेल बता दिया था, ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे होता है? एंडिंग बैलेंस, एंडिंग बैलेंस कुल्लू मालूम। ओके इधर देखिएगा, यह कितना लिखूंगा बैलेंस? 45,000। यहां भी कितना लिखूंगा? 45,000। यहां भी कितना लिखूंगा? एक बात बताओ, क्या अकाउंटिंग की शरीयत में ओपनिंग बैलेंस और एंडिंग बैलेंस की कोई डबल एंट्री बनती है? नहीं, एंट्री बनती है हमेशा। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपसे सवाल है, ठीक है? 0 से 45 हो गया पहला केस, बड़ा आसान सवाल है आपकी किस्मत में। 0 से कितने से बढ़ गया? 45 से बढ़ गया। भाई ये पानी सारा पी के 0 कर दूं बोतल को, शाहनवाज को बोलूं पानी भर के ले आए, तो शाहनवाज 0 से यहां तक भर के लाएंगे। दिस इज द इंक्रीमेंटल इंपैक्ट। 0 से 45 से बढ़ गया। अच्छा ये 45,000 का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, एम आई राइट? क्या डबल एंट्री बनती है इसकी?
Bad debt expense debit allows for doubtful debt credit. Is that clear? Bad debt expense debit allows for doubtful debt credit. कितने से एंट्री बनाऊंगा? अब यहाँ कुछ बच्चे शायद सोचे सर अभी तो आप बड़ी तकरीर कर रहे थे कि एंडिंग बैलेंस की कोई एंट्री, तो क्या ये मैंने 45,000 एंडिंग बैलेंस को देखकर एंट्री बनाई है? वेरी गुड। किसको देख के? मैंने इसको देखा है, मैंने तो उसको देखा ही नहीं, बुरी बात, मैं एंडिंग बैलेंस को नहीं देख रहा हूं, मैंने किसको देखा है? डिफरेंस को। 0 से 45 हुआ, आई मीन टू से कितने से बढ़ गया? तो 45 से बढ़ गया, तो हमने कहा बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि आपका एक्सपेंस है भाई, पैसा डूब रहा है, अच्छी बात है या आप ना खुश होते? तो आपके लिए एक्सपेंस है ना, हाजा योर एक्सपेंस, पैसा डूबने का चांस नजर आ रहा है, एक्सपेंस बढ़ता है, डेबिट। Why we are going to credit allows for doubtful debt? Because on the other hand we are going to estimate कि हमारा रिसीवेबल कम होने का चांस है। हमारा रिसीवेबल की नेचर एसेट कम होता है। अगर मैं डायरेक्टली रिसीवेबल को क्रेडिट कर देता, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो ये कौन सी एंट्री हो जाती? राइट ऑफ वाली। इसको क्या कहते हैं? बैड डेट्स। ये एंट्री बैड डेट्स की बनाई है या डाउटफुल डेट्स की? सेकंड केस अरीफ, 20 से कितना हो गया? कितने से बढ़ गया? बस। तो अब एंट्री कितने से बनेगी? ये जो इम्पैक्ट आ रहा है ना, इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट, दिस इज बेसिकली वी नीड टू रिकॉर्ड। अब मुझे बताइए 25,000 की जब एंट्री बनेगी तो क्या टाइटल यहाँ लिखूंगा? बैड डेट एक्सपेंस। डबल एंट्री क्या बन रही है? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये अलाउंस जो है ना, ये तो 45 हो गए और आप एंट्री कितने से बना रहे हैं? वेरी गुड। वो पहले से 20 से एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है। जब इतना पानी पहले से मौजूद है, शाहनवाज भाई यहाँ तक भर के ले आते, तो इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट ये होगा। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको समझाने के लिए। सपोज करें आप, मैं ये कोटी पहन के निकला घर से, ये आप निकल गए और आपकी जेब में कुछ भी पैसे नहीं है, खाली कोटी में आपके 2,000 रुपए रखे। कितने पैसे रखे हुए? अब आप चले यार, सपोज करें 0 बैलेंस है। कितना बैलेंस है? और बंदा घर से निकला पैसे कमाने के लिए, मेहनत मजदूरी करता है, डेली वेजेस पे काम करता है, फैक्ट्री घर के बिल्कुल बराबर में ही है। हमारे यहाँ चले जाए, आप औरंगी टाउन वगैरह सब रिहाइश और फैक्ट्री करीब करीब है, पैदल चले गया, उसको ट्रैवलिंग कॉस्ट की जरूरत, रोजेदार है माशाल्लाह, खाने पीने की जरूरत भी, तो पैसे की जरूरत नहीं थी। अब चला गया डेली वेजेस पे काम कर रहा है, शाम को उसको 5,000 रुपए मिले आज के दिन की दिहाड़ी, उसके जेब में कितना रखे? घर पे आ गया। अब मुझे बताए सुबह का बैलेंस कितना था? 0। चेंज किया था ना मैंने। सुबह का बैलेंस कितना था? शाम का बैलेंस कितना है? अब एंट्री कितने से बनाएगा? कैश डेबिट 5,000, सर्विस इनकम क्रेडिट 5,000। इसकी सर्विस इनकम है ना, कैश डेबिट 5,000, सर्विस इनकम क्रेडिट। अगले दिन वही कोटी पहन के चला गया और वही सिर्फ कितने पैसे रखे थे? अच्छा, अगले दिन रोजा थोड़ा टफ था, हीट स्ट्रोक था, उसने काम थोड़ा कम किया, तो अब 5,000 तो नहीं मिलेंगे, 3,000 रुपए मिले। अब 3,000 भी यहाँ रख दिए, अब कितने हो गए? घर पे आ गया, अगर वो एंट्री बना दे 8,000 से, ये मतलब इस 8,000 में वो 5,000 शामिल है या नहीं है? अगर उसने गलती से एंट्री बना दी, कैश डेबिट 8,000, सर्विस इनकम क्रेडिट, अब कैश का लेजर पता है कहाँ पहुंच गया है? कल कैश कितना डेबिट किया था? 5,000 से। आज कैश कितने से डेबिट कर दिया? अब कैश टोटल कितने से डेबिट हो गया? अब कैश का लेजर का बैलेंस बोल रहा है 13,000, जेब में चेक करा कितने पड़ेगा? अब घर वालों पे शक कर रहा है कि मेरे पैसे चोरी कर रहे हैं आप लोग। मेरा लेजर कह रहा है कि बैलेंस कितना होना चाहिए? 13। जेब में कितने रखे? वो ये नहीं रखा, मैं अकाउंटिंग गलत कर रहा हूँ। मेरे भाई उस 8,000 में सुबह वाले 5,000 भी आधा मौजूद, वो रिकॉर्डेड है। ये 45,000 में 20,000 कुल्लू मौजूद, तो इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट कितने से बढ़ गया? क्या एंट्री बनाऊंगा? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट या अलाउंस फॉर DOU ब्यूटीफुल टैक्स। कितने से? ओके। अगला सवाल जवेरिया फातिमा, ये बताएं कि 45,000 से 45,000 हो गया तो कितने से बढ़ गया? 0 से बढ़ गया, तो क्या एंट्री बनाऊंगा?
नहीं बनाऊंगा, श्योर। पहले भी 45 था, अब भी। सपोज करें उस मजदूर के पास 2 दिन में कितने हो गए थे, 2 दिन में कितने हो गए थे 8,000। तीसरे दिन वो घर से निकला, जब वो घर से निकला तो सपोज करें कि वो आज फैक्ट्री बंद है, भाई क्यों है, आज फलाना मसला हो गया, कोई भी अल्लाह ना करे तो पता चला वो हुकूमत ने लॉकडाउन आज की लगा दिया 1 दिन का, अब वो घर पे वापसी आ गया। आज कितना बैलेंस है, सुबह में कितना बैलेंस था। अब उस तरीके के सारा दिन तो घूमता रहा, दोस्तों में चला गया, लेकिन जेब में कोई पैसे रखे रहे। शाम को आया, शाम का बैलेंस भी 8,000, सुबह का बैलेंस भी। कितने से एंट्री बनाएगा, नहीं बनाएगा बोले तो नो एंट्री। क्या होगा, नो एंट्री। अब देखिए, मैं ये सवाल बेसिकली आईसीएमए के पास पेपर का था और ये एफएफए अगस्त 2013 की अटेम्प्ट थी। 1 मिनट ना, लुक एट दिस। अच्छा, अब जरा इधर देखिएगा, ये आपको नजर आ रहा है, इधर देखिए, एंट्री क्या बनाएंगे, याद रखना बैटेड एक्सपेंस है और एक्सपेंस जाता कहाँ पे है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बहरहाल ये आप खुद का डायरेक्ट करना, आपने टाइटल क्या यूज करना है, बैटेड एक्सपेंस। बैटेड एक्सपेंस डेबिट अलाउ फॉर डाउटफुल डेट। पहले हमने कितने से बनाई थी, दूसरे में हमने कितने से बनाई थी, तीसरे में क्या लिखा है, नो एंट्री एज प्रोविजन इज एग्जैक्टली आधा कुल्लू मौजू, नो एंट्री। तो ये बैटेड एक्सपेंस लिखो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो, कुल्लू सेम। लेकिन आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखना, अभी आप बड़े होंगे फिर पता चलेगा आपको। बहरहाल हम जितने भी एक्सपेंस डेबिट करते हैं, जितने भी एक्सपेंस, चाहे वो सैलरी एक्सपेंस हो, रेंट एक्सपेंस हो, इंश्योरेंस एक्सपेंस हो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो, यूटिलिटीज एक्सपेंस हो, सारे एक्सपेंस कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बहरहाल ये एक छोटा सा सवाल था जिसमें हमने 3 केस डिस्कस किए और इसमें चौथा केस भी था, वो मैंने आपको नहीं करवाया किसी वजह से, वो नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता कि बैड डेट्स का आपका डेबिट बैलेंस आ रहा है, उसको फिर डेबिट बैलेंस किया हुआ है, रेयर केस में होता है। बहरहाल फिलहाल आपका वो लेवल नहीं है, तो जितना आपको बताना था ऑलमोस्ट मैंने आपको ये बता दिया। अच्छा, ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है, इसमें अभी कुछ चीजें और भी करनी है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो भी इंशाल्लाह ऑन थर्सडे, उसमें इंशाल्लाह हम लोग मजीद इस टॉपिक पे, इसमें भी एजिंग भी पढ़ानी है। अब एजिंग क्या होती है, एज किसको बोलते हैं, उम्र को। एज किसको बोलते हैं, अकाउंट रिसीवेबल की भी एज होती है, बताया आपको। अब जैसे मैंने कहा एक बंदे को मैंने 2 साल पहले पैसे दिए, आज उसकी उम्र कितनी हो गई, 2 साल। और कहते हैं जितना पुराना रिसीवेबल होता है उतना ही डूबने का चांस भी, हकीकत है ये बात। जितना डिले होगा उतना आपकी जो अंदर से फीलिंग है ना वो चेंज होती रहती है, यार ये तो और डिले करता जा रहा है। अब ये डाउटफुल में वक्त और हालात के साथ क्या हो जाएगा, इजाफा। आपने एक बंदे को जो है ना लास्ट ईयर 5,000 रुपए, हाँ, जिस तरह हम पाकिस्तान में कर रहे हैं वो करेंसी चेंज के ऊपर है। हाँ, जैसे 2 साल बाद जो है ना करेंसी ऊपर जाएगी तो आपका वो तो बढ़िया है। वो तो असल में हम लोग तो बात करते हैं डॉलर पे, तो वो तो करेंसी की वजह से तो वो तो अलग मसला है। हाँ, वो डिपेंड करता है, वो तो उस वक्त होता है जब आपने किसी से कोई करेंसी इस कमिटमेंट पे वापस ली कि आप उसको ये करेंसी ही दोगे, आप उसको ये। अब जैसे डॉलर है, 1 साल पहले शायद 150 भी नहीं था, है ना, ये 150 था, एक मिसाल ले लो, आज 170 है। तो भाई अगर आपने किसी से तरह लोन लिया हुआ है, वो ये डिपेंड करता है कि आपकी और उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या हुई है। हाँ, आपने या एक रेट तय कर दिया पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करके वो वापस करने, या आपने उसको डॉलर ही वापस करने, वो डिपेंड करता है। अभी ये मेरे पास केस आया था, हमारे आपस में दोस्तों का था। एक दोस्त को अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई, उसने बोला मेरे पास डॉलर पड़े हुए, तुम यार ये डॉलर ले लो। तो उसने मुझे डॉलर दे दिए, मुझसे उसने ₹5 ले लिए। तो हमने ये नहीं किया था कि भैया वो डॉलर चेंज हुआ वो तो मेरे वैसे पड़े, वो बात पे उसके पास पैसे आ गए, उसने मुझे मेरे पैसे वापस कर दिए
मैं उसके डॉलर, तो अब मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि यार तो देखो तुम देने आए हो ना, अब डॉलर का रेट जो है वो क्या हो गया है, ऊपर हो गया है। तो वो हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग थी। बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट है आपका। अगर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये थी कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे आज लोन ले रहा हूँ, आज का रेट मल्टीप्लाई कर दो डॉलर का, आज जो पैसे बन रहे पाकिस्तानी यही मैं आपको वापस दूंगा, फिर मसला नहीं है। लेकिन बोलेगा नहीं, जब तुम देने आओगे उस दिन के डॉलर के रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसमें आपकी बढ़ भी सकती है और रेयर केसेस में कम होती है। हमारे यहाँ तो हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ करेंसी डिवेल्यूएशन ज्यादा है, हमारे यहाँ करप्शन है, आपको पता है सारे मामला आते। अगर हम लोग सही हो जाए तो हमारी करेंसी तो, एक वक्त था हम बांग्लादेश तो हमारा हिस्सा है, हम उससे भी ऊपर थे हमारी करेंसी। आज इंडिया की करेंसी हमसे ऊपर, बांग्लादेश का टका कहलाता है, हमारा रुपया है वो हमसे ऊपर है। इसी तरह जब लोग पहले पहले बहुत पहले जाते थे हज उमरा करने, 1-2 रुपए के शायद रियाल होता था, फर्क नहीं ज्यादा कोई। आज देखो रियाल 46 का चल रहा है, 46 का। मैंने अभी पूछा पिछले हफ्ते ही, मैं ओशियन मॉल गया था, वहाँ करेंसी वाले बैठे ना टॉप फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे गालिबन, तो वैसे ही मैं गुजर रहा था वहां से, तो मैंने उससे पूछा यार सऊदी रियाल कितने का है, उसने कहा 46 का। अब मेरे पास भी कुछ घर पे पड़े हुए रियाल, मैंने उस वक्त लिए थे शायद कोई 39 या 2019 में जब मैं लास्ट अलहमदुल्ला गया था उस वक्त लिए थे मैंने, कुछ हजार से ऊपर के रियाले बच गए थे मेरे पास, तो वो ऐसे ही घर पे अलहमदुल्ला पड़े हुए, तो अब उनकी वैल्यू खुद ब खुद ही क्या हो गई। तो ये तो आपका बेसिकली करेंसी एक्सचेंज कहलाता है, और इसको हम कहते हैं बेसिकली एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस। और ये आगे आप पढ़ोगे, अभी नहीं, जब बहुत बड़े हो जाओगे, जब इंशाल्लाह स्ट्रेटेजिक लेवल पे जाओगे, तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे एक टॉपिक पढ़ाया जाता है फॉरेन करेंसी। इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 21 IS 21। तो ये आप जब इंशाल्लाह स्ट्रेटेजिक लेवल पे पहुंचेंगे तब इंशाल्लाह आप लोग पढ़ेंगे। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है, इस टॉपिक में असल में मेरी थोड़ी सी, आज मैं जर्नल डिस्कशन पे ज्यादा गया था, लेकिन जर्नल डिस्कशन भी जरूरी था। कल को आपको पता तो बैड डेट्स क्यों होते, आपसे पूछे बैड डेट्स क्यों होते, आपको पता ही नहीं होगा बैड डेट्स क्यों होते भाई। आप बोलोगे भाई वो बंदा बैंकरप्ट हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, कितने एग्जांपल मैंने आपको दे दी, सारियां बल्दियां डाउन हुआ, फैक्ट्री एक दिन में खत्म, कितने 10 मुहर्रम का वाकया हुआ था, कितने लोगों के नुकसान हुए थे यार। मैं जानता हूँ हमारे मोहल्ले में लोग रो रहे थे बेचारे। शायद आप जानते हो वो जो पीछे दुकान है अपने पीछे, वो महबूब मिठाई वाले के बराबर में सुपर स्टोर, जिन लोगों का था वो सबीना सेंटर में रहते थे, वो चैनल्स में भी आगे बेचारे ठीक ठाक। मुझे है 10 मुहर्रम को एक दफा कराची में हुआ था, कुछ टाइम पुरानी बात हो गई है, शायद आपको याद, 10 मुहर्रम को बम ब्लास्ट हुआ था, वो पूरी मार्केटें जला दी थी, पूरे लोग, अगले दिन तक जलती रही थी वो आग। हम तो वही रहते, इवन मैं तो वहां करीब था जब वो हादसा हुआ। तो देखिए ये अचानक चीजें हो जाए, हमें नहीं पता होता अचानक, तो ये बात देखो, बारिशों में लोगों का नुकसान हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, तो अल्लाह ताला सबको एक ज़ुबान में रखे। तो बहरहाल बात ये मेरे भाई कि ये बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट, डिसऑनेस्ट हो जाना, डेथ हो जाना, दीज आर द कॉमन रीजन। बैड डेट्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कैश फ्लो डिस्टर्ब है, उस पर कोई केस चल रहा है, मसले मसाइल है, ये डाउटफुल की तरफ जाते हैं। बैड डेट, एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, डायरेक्ट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दे तो ये अलाउंस बनाया है, राइट ऑफ कर दिया है, ये बैड डेट से। तो बात दफा बैड डेट, एक्सपेंस डेबिट, allowed for doubtful debt credit, this is not write off, this is doubtful debts। सिचुएशन के मुताबिक करते। मैंने जो केस उस दिन सॉल्व किया था, मैंने दोनों केस सामने रखे थे, याद है? ये वाला केस देखेंगे मैंने क्या किया था, लुक एट दिस, ये वाला 25,000 रुपए को मैंने क्या किया था, ये नहीं 25,000 को नहीं, सॉरी दिस वन 25,000 थे। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कितने राइट ऑफ किए थे मैंने, 25,000। और उसके बाद मैंने ये सारी पोस्टिंग की थी, एंडिंग बैलेंस निकाला था, प्रोविजन का बैलेंस निकाला था, एंट्रीज बनाई थी। आज हमने ये केस डिस्कस किया। वैसे मुझे ये वाला केस भी आप लोगों को करवाना है, एक मिनट मैं आपको बता दूं कौन सा वाला, दिस वन। ये सवाल भी एक अच्छा है, अली इंटरप्राइज, ये 2 साल की अकाउंटिंग है, रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस किया है 2012, 13 और 14 की अकाउंटिंग करनी है हमें, अकाउंटिंग करनी है 2013 और 14 की, नीचे लिखा हुआ भी है। और टी अकाउंट बना रहे, तो इसमें इसने इतनी सेल कर दी, इतने पैसे मिल गए, ये क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर 2013 अब कस्टमर अच्छा प्लीज स्टूडेंट बी साइलेंट।
All of you are interested, please silent. Please following. ये क्या लिखा हुआ है? During the year 2013, customer from 20,000 receivable was declared Mr. Ali, जो कि मालिक है Ali Enterprise. Mr. Ali, the owner of the business, considered that nothing could be recovered from him. उससे कुछ पैसा भी bankrupt हो गया, बिल्कुल insolvent. अब क्या करेंगे इसको? राइट ऑफ करेंगे या अलाउ करेंगे? राइट ऑफ करेंगे. फिर अलाउंस कैसे बनाएंगे? बैलेंस ऑफ अलाउंस. इन्होंने आपको बैलेंस बता दिया खुद ही. नॉर्मली क्या बता दें वो परसेंटेज से निकालते थे. उन्होंने खुद ही आपको क्या बता दिया? इंक्रीज हो रही है कि जो ओपनिंग बैलेंस था 13,500, एंडिंग बैलेंस है 23,000 बढ़ गए तो उसकी एंट्री बनाएंगे. बाद में ये कम भी हो जाते आपके अलाउंस. ये भी अगली क्लास में डिस्कस करूंगा. अगली क्लास में होपफुली इसको मैक्सिमम करेंगे टॉपिक को इंशाल्लाह. नंबर 1 एक तो ये सवाल करवाऊंगा. नंबर 2 एजिंग के सवाल करवाऊंगा. एजिंग से मुराद उसमें बाकायदा सवाल में वो एजिंग करके देगा आपको. वो बोलेगा 1 महीने पुराना इतना रिसीवेबल, 2 महीने पुराना इतना रिसीवेबल, 4 महीने पुराना इतना रिसीवेबल, 6 महीने पुराना. वो सारे रिसीवेबल को एज में तोड़ के देगा आपको. और हर रिसीवेबल की अलग अलग डाउटफुल की क्या बताएगा? परसेंटेज. जितना पुराना अमाउंट बताता रहेगा परसेंटेज उतनी बढ़ाती रहे. ठीक है ना. तो फिर हम उस पर अलग अलग परसेंटेज से अलाउंस का कॉन्सेप्ट सीखेंगे इंशाल्लाह और उसके ऊपर भी बात करेंगे. विद दिस दैट्स ऑल फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज व नासिर. पाकिस्तान जिंदाबाद. नेक्स्ट क्लास वुड बी इंशाल्लाह ऑन कमिंग Thursday.